नमस्कार साथियों, मेरे पीछे आप एक फोटो देख रहे हैं। वो भारत के विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर प्रसाद जी की है। कहा जाता है जब से इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई है, पहले ये राजनयिक थे, कई विदेशों में दूतावासों में रह चुके थे, आईआरएस अधिकारी रह चुके हैं, और जब से पॉलिटिक्स में आए हैं, विदेश मंत्री बने हैं, उसके बाद से भारत की स्थिति विदेशों में बहुत मजबूत हुई है। पर इस बार एक बहुत बड़ा चैलेंज आ खड़ा हुआ है। चैलेंज चैलेंज किसने दिया है? ये इत्तू सा देश, जिसको यहाँ ढूंढना भी बहुत कठिन होगा। बताता हूं कहां पर है। ये रहा, इत्तू सा देश है, छोटा सा देश है। कहते हैं लप्पू से सचिन के बाद ये लप्पू सा देश जो आया है, छोटा सा देश। कहते हैं अरब का एक छोटा सा देश जिसका नाम है कतर। ये भारत के लिए कुछ नई परेशानी लेकर के आया है। और कतर, दोहा जिसकी राजधानी थी, छोटा सा देश है। ये चर्चाओं में कब आया? ये चर्चाओं में आया, चर्चाओं में तो बहुत पहले से था, पर मुख्यतः पूरे देश में चर्चाओं में तब आया जब इसने 2022 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया था। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कराया था। उसके बाद चर्चाओं में आया 1 अगस्त सन 2023 को, यानी हाल ही में चर्चाओं में फिर से आया, जब अमेरिका और अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों की यहां पर एक संधि वार्ता हुई, जिसमें अमेरिका ने अफगानिस्तान से वहां के नागरिकों को छोड़ने की अपील की थी। इसके साथ तीसरी चर्चाओं में कब आया था? चर्चाओं में हाल ही में आया था, जब यह मालूम चला कि हमास का एक ऑफिस कतर में मौजूद है। और चौथा चर्चाओं में तब आ गया जब भारत की एंट्री होती है। उसमें भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को हाल ही में यहां पर मृत्युदंड की सजा दी गई है। पूरे देश में खलबली। एस जयशंकर प्रसाद, विदेश मंत्रालय की पूरी टीम कल से बेधड़क होकर इस पे काम कर रही है, और साथ ही कतर से निवेदन भी किया गया है कि नरमी बरती जाए। इसके पहले भी कतर से कहा गया था कि इस मुद्दे पर नरमी बरती जाए, जबकि अभी वहां से कुछ क्लियर नहीं है कि आखिर वो मुद्दा था क्या। कल आप जब भारतीय विदेश मंत्रालय का प्रेस नोट खोलेंगे तो वहां पर भी ये मुद्दा क्लियर नहीं है कि आखिर उनको मृत्युदंड क्यों दिया गया है। पर जैसे ही आप वहां की लोकल मीडिया, कतर की लोकल मीडिया, लोकल लोग से चर्चा करते हैं, जैसा भारतीय न्यूज में भी चल रहा है, चर्चा करते हैं, तो इन पर आरोप लगे हैं। इन पर जो 8 लोगों को हाल ही में जो मृत्युदंड की सजा दी गई है, जो कि सन 1 अगस्त 2022 से कतर में बंद है, जेलों में बंद थे, उन पे आरोप लगे हैं खुफिया जानकारी जुटाने के। खुफिया जानकारी जुटाने के, या फिर कह सकते हैं उन पे आरोप लगे हैं कि वो किसी देश के लिए, किसी एक विशेष देश के लिए वहां पर जासूसी का काम कर रहे थे। वो देश था इजराइल के लिए। अब एक चीज घूम रही होगी, ये भारतीय नौसैनिक थे, पूर्व भारतीय नौसैनिक थे जो कि कतर में थे, और कतर में रह के इजराइल के लिए काम कर रहे थे। चर्चा करते हैं आगे। फिलहाल कतर ने जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मृत्युदंड दिया हुआ है। ये पिछले साल इजराइल की ओर से एक पनडुब्बी कार्यक्रम, इजराइल ने क्या किया था जो मैं बताता हूं। इजराइल हालिया में क्या हुआ, कतर में एक पनडुब्बी कार्यक्रम चल रहा था। ये पनडुब्बी कार्यक्रम क्या था? पनडुब्बी कार्यक्रम के दौरान उनकी सबमरीन्स, या फिर जो उनकी पनडुब्बी थी, उसमें एक विशेष केमिकल की कोटिंग की जा रही थी, जिससे कि उस पनडुब्बी की क्षमताओं में असीमित वृद्धि हो रही थी। जो आरोप अभी वहां की लोकल मीडिया बता रही है, फिलहाल किसी ने डिक्लेयर नहीं किया कि आखिर मृत्युदंड क्यों दिया जा रहा है उनको। ये लोकल मीडिया वहां की डिक्लेयर कर रही है। अभी भी पूरा वहां से पेपर नहीं आया भारत सरकार के पास, या फिर वहां से पूरा पेपर नहीं निकला है कि सजा किस आधार पर उनको दी जा रही है ना। तो फिलहाल जो वहां की लोकल मीडिया है वो बता रही है कि कतर जो थी, कतर का पनडुब्बी कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें एक विशेष प्रकार की केमिकल कोटिंग की जा रही थी उनकी पनडुब्बियों पर, जिससे उनकी पनडुब्बियों की क्षमता में एक असीमित विस्तार हो रहा था। इस प्रोग्राम को वो लोग चुराकर इजराइल को दे रहे थे, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रश्न उठता है, आखिर वो 8 लोग कौन थे? प्रश्न उठता है वो 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक कौन थे? तो जिसमें नाम है कैप्टन नवजीत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुणेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार तिवारी, कमांडर सुग्नकर पाकाल, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश। इसमें मुख्य रूप है कमांडर पुणेंदु तिवारी का, मेन रोल पुणेंदु तिवारी का है। जब इनकी गिरफ्तारी होती है, इन 8 नौसैनिकों की गिरफ्तारी होती है अगस्त 2022 में, तब
वहां उस कंपनी, जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उस कंपनी का नाम था अल दहरा इंटरनेशनल। अल दहरा इंटरनेशनल, अल दहरा इंटरनेशनल इस कंपनी का नाम था जिसके लिए काम कर रहे थे। ये कंपनी करती क्या थी? ये कंपनी वहां की सेना को ट्रेंड करती थी, वहां की सेना को ट्रेंड करती थी, या फिर वहां की नौसेना सेना को ये ट्रेंड कर रहे थे। फिलहाल ये अधिकारी जो थे वहां के 8-9 ये अधिकारी, वहां के जो 8 अधिकारी भारतीय पूर्व नौसैनिक अधिकारी थे, वहां की नौसेना के अधिकारियों को ट्रेंड कर रहे थे। मैं पुरेंद्र तिवारी पे फोकस इसलिए कर रहा हूं कि पुरेंद्र तिवारी को सन 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मान भी मिला था। पुरेंद्र तिवारी को सन 2019 का प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था। ये थे कमांडर, हैं अभी भी कमांडर पुरेंद्र तिवारी जी, जिनको भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 दिया गया था। यह सम्मान किस लिए दिया गया था? सम्मान दिया था कतर और भारत के बीच में अच्छे रिश्तों को बनाने के लिए। अब रिश्ते किस प्रकार से बना रहे थे? ये रिश्ते बना रहे थे भारत और कतर के बीच में वहां की नौसेना को अच्छा सिखाने के उद्देश्य से वहां पे काम करते, अच्छी ट्रेनिंग के उद्देश्य से काम करते, जिसमें भारत और कतर के बीच के रिश्ते अच्छे हो रहे थे। हाँ, चलते हैं अल दहरा इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंसल्टेंसी सर्विसेज की ओर, जो कि वहां के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रही थी। वापस आते हैं अल दहरा पर। अल दहरा इंटरनेशनल कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि वहां के नौसैनिकों को प्रशिक्षण दे रही थी, उसके जो सीईओ थे खामिस अल अकवी, खामिस अल अलवी, ये उस कंपनी के सीईओ थे। अगस्त 2022 में जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो ओमान नागरिक खामिस अल अलवी की गिरफ्तारी भी होती है। कब? अगस्त 2022 में। पर इनकी जब गिरफ्तारी होती है तो 30 दिन तक तो किसी को पता ही नहीं चलता इनकी गिरफ्तारी होती है। कुछ दिनों बाद पुरेंद्र तिवारी की बहन मीतू भार्गव जी को मालूम चलता है, मीतू भार्गव जी को मालूम चलता है कि मेरा भाई तो फिलहाल अभी कतर की जेल में बंद है। फिर मीतू तिवारी जी इस पर ट्वीट करती हैं, कई सारे ट्वीट पीएम को करती हैं, कई सारे ट्वीट विदेश मंत्रालय को करती हैं, कई सारी एजेंसीज को भी ट्वीट करती हैं, कई सारे मंत्रालय को टैग करके ट्वीट करती हैं। उसी बीच में खबर आती है अक्टूबर 2022। वैसे भी कतर की जनसंख्या कम है ना, तो खामिस अल अलवी को अक्टूबर 2022 में छोड़ दिया जाता है। पर इन 8 लोगों को अभी भी रिहाई नहीं दी गई थी। इस पर अभी भी कांटा अटका हुआ था। इन लोगों ने कई बार अपनी जमानत याचिका भी लगाई, तकरीबन 8 से 9 बार जमानत याचिका लगाई, जो कि वहां के राजा ने, मैं राजा शब्द कह रहा हूं कतर, याद रखिएगा, वहां के राजा ने जिसको खारिज कर दिया, पूर्णतया खारिज कर दिया, उस पर आगे की सुनवाई ही नहीं हुई। उसके बाद मीतू भार्गव जी एक्शन पर आती हैं, लगातार पीएमओ को ट्वीट करती हैं, पीएमओ एक्शन पे आता है। पीएमओ वहां की सरकार और वहां के राजा से कहता है कि कृपया इन पे नरमी बरती जाए और हमें बताया जाए कि पूरी प्रक्रिया क्या थी, पूरा प्रोसेस क्या था। ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, मेल और वहां से बातचीत का कार्यक्रम चलता रहता है। पर जिस तरह कतर अपने आप को बता रहा है कि हम तो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं, जबकि अगर मैं आपसे बात करूं तो हिजबुल्लाह का ऑफिस तक कतर में है, हिजबुल्लाह का ऑफिस कतर में है, हमास का ऑफिस कतर में है, तालिबान और अमेरिका के प्रतिनिधि आके कतर में मिलते हैं। सोचिए अब इस चीज को कि मतलब एक तरह से आतंकवादियों का पूरा ऑफिस कतर में मौजूद है, आतंकवादी संगठनों का पूरा ऑफिस कतर में मौजूद है। उसके बाद ये दावा करता है हम तो सिर्फ एक मीडिएटर का काम करते हैं कि आइए हमारे क्या बात कर लीजिए, है ना। तो समझ रहा हूं कितना शांति प्रिय देश है कतर, है ना। इस चीज को आपको समझ में आ रहा होगा। इसके साथ ही जो हिजबुल्लाह का ऑफिस समझ लो, जो मोस्ट वांटेड है, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आता है, हिजबुल्लाह का ऑफिस वहां पर है। उसके बाद अभी हालिया कल के दिन मालूम चलता है कि इन 8 लोगों को मौत की सजा दे दी गई है। भारत सरकार तुरंत एक्शन पे आई और साथ ही में तुरंत कतर सरकार से बोला कृपया हमको कागज प्रोवाइड कराए जाए, जो कि अभी तक नहीं दिए गए हैं। इसके बाद अब मेन इसमें एक पुरेंद्र तिवारी जी का एक और रोल समझ में आएगा। फिलहाल अगर आप थोड़ा बहुत भी
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को पढ़ते होंगे, समझते होंगे, तो कई सारे, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कतर एक खतरनाक होता चला जा रहा है, कई सारे आतंकवादियों का ऑफिस है, तो वहाँ पे कई सारे सीक्रेट एजेंसीज के वहाँ पे लोग भी काम कर रहे होंगे स्वाभाविक तौर से। जब पूर्णेंदु तिवारी जी को ये अवार्ड मिलता है, मेरे ख्याल से जहाँ तक है ना, हम लोग सिर्फ एक अंदाजा लगा सकते हैं, तब वहाँ के कई सारे दूसरे देशों के जो एजेंट होंगे वो सक्रिय हो गए, जैसे आप पिक्चरों में देखते हैं, है ना। जैसे भी हाल ही में हम देख रहे थे कनाडा में बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। अब कैसे मारे गए पता नहीं, है ना। खालिस्तानी लोग मारे जा रहे थे, कैसे मारे गए पता नहीं। जिसने भी झंडा उतार के खालिस्तान का झंडा लहरा दिया था, आपको याद होगा, वहाँ से एम्बेसी से, वो भी मार दिया गया। कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो काफ़ी खुशी भी होती है। तो वैसे ही कहानी इसको जोड़ के देखिए, है ना। कई सारे एजेंट सक्रिय हुए होंगे, आखिर पुरेंद्र तिवारी को ये अवार्ड कैसे मिला। तो एक कहानी बन गई होगी, भाई पुरेंद्र तिवारी और भारत और कतर के बीच में एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वही रहा हो। फिलहाल अभी कल उनको मौत की सजा दी गई है। और जहां तक मैं बताता हूं, इसके बाद अगर ये वहां से कागज मिलते हैं तो ये मैटर शायद आईसीजे में जाए। कहां पर जाए? आईसीजे में जाए। आईसीजे माने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, जिसकी स्थापना 26 जून 1945 में हुई थी, 1945 में हुई थी, जिसका ऑफिस जो है वो हेग में है, और जिसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो जॉन वर्तमान अध्यक्ष जॉन है, जो आपको पता होगा, है ना। वर्तमान अध्यक्ष जॉन है, जो आपको पता होगा, महत्वपूर्ण है। अब शायद वो कागज मिलने के बाद हम आईसीजी में जाएं। और इसके साथ ही बता दें, आपको एक केस और याद होगा, मैं एक केस का और जिक्र करना चाहूंगा इस बीच में। आपको याद होगा सन 2012, मैं शायद सही हूं, सन 2012 का ये कांड है। और इटली के कुछ नौसैनिक, एक जहाज जा रहा था सिंगापुर से, एक्यूरेट मुझे देश का नाम नहीं आता, सिंगापुर से किसी देश के लिए जा रहा था, मिस्र, हाँ, सिंगापुर से सन 2012 की बात है, सिंगापुर से मिस्र के लिए एक जहाज जा रहा था, तेल टैंकर था, तेल का जहाज था, जो कि इटली का था। और केरला के कुछ मछुआरे काफी अंदर समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। वहां पर इटली के 2 नौसैनिकों ने उन 2 मछुआरों को गोली मार दी थी, इनकी हत्या हो गई थी, हत्या कर दी थी, है ना। और उसके बाद ये बात मालूम चलती इंडियन कोस्ट गार्ड वो पूरा जहाज लेकर केरला तट पे खड़ा कर देती है। साथ ही 2 से 3 दिन बाद उन दो अधिकारियों को भारतीय पुलिस, केरला पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उन पर इंडियन कोर्ट पर मुकदमा लगता है। फिर इटली गवर्नमेंट जो होती है और हरीश साल्वे जी उस समय इटली की तरफ से केस लड़ रहे थे। इटली की जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे पहुँच करके ये चीज़ कहती है कि भाई हमारे नागरिक को छोड़ दीजिए, और कई सारी संधियों का हवाला देती है उस बीच में। उसके बाद ये छोड़ते नहीं, काफ़ी लंबी प्रक्रिया चलती है। फिर 2014 मोदी सरकार आती है, उसके बाद भी प्रक्रिया चलती रहती है। उसके बाद में इनको वोट देने के लिए भेजा जाता है। पहले तो 25 दिसंबर क्रिसमस की छुट्टियों के लिए इनको भेजा जाता है, उसके बाद वोट देने के लिए भेजा, मतलब भारत सरकार पूरी तरीके से इनके साथ नरमी बरत रही थी। इनको छुट्टी वहाँ पे वोट देने के लिए भेजा गया, क्रिसमस की छुट्टियों पे भेजा गया। वोट देने के बाद ये आए नहीं, भारत सरकार ने दबाव डाला कि भाई आ जाओ, और इटली ने कहा कि भाई हम भेज देंगे पर आप इनको मृत्युदंड मत दीजिएगा। काफ़ी सारी बातें हुई, पर आखिर में 10 लाख का मुचलका, 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख कह रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, 10 करोड़ रुपए लेकर के, जिसमें 4 करोड़ रुपए उन 2 नाविकों को दिए गए, है ना, और 2 करोड़ रुपए उसको दिया गया जिसकी वो नाव थी। 2 करोड़ रुपए उसको दिया गया जिसकी वो नाव थी। स्वाभाविक रूप से 10 करोड़ रुपए उनको बैठाल कर, उनके परिवारजनों को बैठाल कर सुप्रीम कोर्ट ने, उस समय बोबड़े साहब चीफ जस्टिस हुआ करते थे, CJI बोबड़े साहब हुआ करते थे, बैठाल करके ये करा करके उस केस को खत्म कर दिया गया था। परंतु यहाँ पर उल्ट चला। भारत एक नरमी का देश रहा है, भारत ने नरमी बरती है, भारत के लोग बहुत सहनशील हैं और भारत के लोग बहुत ही दयावान भी है। आपने देखा जिस तरह भारत ने इटली के इस पूरे प्रकरण में अपनी समझदारी दिखाते हुए प्रकरण को निपटाया, पर इसके ठीक अपोजिट कतर, एक छोटू सा देश, है ना, जो चर्चाओं में था फीफा इंटरनेशनल के लिए, जो चर्चाओं में था अमेरिका अफगानिस्तान की बातचीत के लिए, जो चर्चाओं में आया हमास के ऑफिस के लिए, जो चर्चाओं में आया हिजबुल्लाह के ऑफिस के लिए, वो कैसे करेगा। फिलहाल
भारत सरकार सख्त है, मेरे ख्याल से जल्दी बातचीत करके आईसीजे का मुक्त किया जाएगा। आप सभी को जानकारी दी गई है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो याद रखिएगा, कतर में जासूसी के आरोप में 8 पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारियों को मृत्युदंड की सजा मिली। वो 8 अधिकारी मैंने बता दिए। जल्दी जुड़ते रहिए रिजल्ट गुरु के साथ, जल्दी हम और सूचनाओं के साथ आप साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।